हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में। आज हम बात कर रहे हैं अपने पेपर CRT 43 की, जो कि फिजिक्स का पेपर है। जो टॉपिक्स इसमें आ रहे थे, जो टॉपिक्स इसमें हैं वो हैं EMI, AC एंड EM वेव्स। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है और इलेक्ट्रो और ऑल्टरनेटिंग करंट भी है। तो ये तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगभग 2 महीने बचे हैं, 60 डेज और 64 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। देखो, जब डायरेक्शन की बात हो रही होती है तो डायरेक्शन हमें दिया था किसने? लेंस ने। डायरेक्शन हमें दिया था किसने? लेंस ने दिया था। और अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती तो वो किसने दिया था हमें? फराडे ने। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते तो इन्होंने दिया था E इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी। ठीक है, ये दिया था किसने? फराडे साहब ने दिया था। अब इसी में लेंस ने क्या किया? इसी में क्या लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया, माइनस डेल फाई बाय डेल टी। तो ये हमारे लेंस साहब का नियम हो गया था कि डायरेक्शन इन्होंने दिया था इंड्यूस्ड EMF का। ठीक है, क्या कहता है कि अपोज करता है, जो कि इसमें EMF को कॉज कर रहा होता है, जो कि इसमें फ्लक्स को कॉज कर रहा होता है उसको अपोज कर रहा होता है। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। परपेंडिकुलर है कॉइल के। फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन 0.1 सेकेंड। फील्ड रिड्यूस हो गई है जीरो पे 0.1 सेकेंड में। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज। इंड्यूस्ड EMF बताना है कॉइल में कितना होगा। आओ देखते हैं कितना होगा। चलो, तो क्या EMF बताना है? E इज इक्वल टू एन, चेंज हो रहा है तो B2 माइनस B1 इंटू ए अपॉन टी। ठीक, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने? 500 इंटू B2 कितनी है? 0 हो गई है, माइनस 0.1 से इंटू एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इंटू 10 की पावर माइनस 4 कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या? 0 माइनस 0.1, तो 0.1 से और 0.1 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 500 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4, तो ये डबल ज़ीरो और ये डबल ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या? 5 वोल्ट आंसर। 5 वोल्ट आंसर मतलब कि ऑप्शन सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड हमारे पास आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडेज लॉ के अकॉर्डिंग बताना है तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। भाई साहब, डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि ये लेंस साहब ने बताया था तो ये तो लेंस का नियम हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? दूसरा वाला, दूसरी लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस is produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। हाँ भाई, तो ये बताया था लेंस साहब ने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था किसने? मैग्नीट्यूड के बारे में फराडे ने। तो ये आ गया आपका फराडे लॉ के, ये है आपका फराडे लॉ। फिर अगला ऑप्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। डायरेक्शन की फिर से बात हो रही है, सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। तो ये भी हमारा क्या है? लेंस का ही लॉ है। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। थर्ड का ऑप्शन है सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। B इज इक्वल टू कितना है? 0.2 टेस्ला है। अब बताना क्या है? द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जा रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से जो वो एरिया वेक्टर है वो कितना है? 60 डिग्री पे है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना कॉइल से लिंक्ड है, मतलब कि फाई बताना है।
फाई होता है एन बी ए कॉस थीटा। कितना होता है? एन बी ए कॉस थीटा। क्या क्या दिया हुआ है हमें? एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, बी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ए एरिया दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर में हम लोग इसको बदल लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। तो चलो वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 100 इंटू बी कितना है हमारे पास? 0.2। एरिया हमारे पास कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 हो गया आपका 1/2। तो ये देखो सॉल्व करो, यहाँ से ये आपका इधर गया, ये आ गया आपका 0.1 और ये आ गया 10। तो 5 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। The magnetic flux linked with the coil in Webers is given by the equation phi is equal to 3t square plus 4t plus 9. The magnitude of the induced EMF at t is equal to 2 second will be. Magnitude बताना है induced EMF का at t is equal to 2 second पे। तो चलो क्या होता है? EMF is equal to del phi by d phi by dt होता है। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, d 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, ठीक, माइनस का अपॉन कितना? dt। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी? इसको करेंगे तो 3 2 6t प्लस 4 माइनस का अपॉन, ठीक, ये आ जाएगा। तो इसको देखो EMF इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2t की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 16, 6 माइनस 16 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उसने पूछा क्या था? मैग्नीट्यूड। तो ई का EMF का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है? अ कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L है, फॉलिंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स विल बी। एक रॉड है यहाँ पे हमारे पास एक ये रॉड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड पर के परपेंडिकुलर गिर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, अंदर की डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन की डायरेक्शन में, ठीक। रॉड की लेंथ L दे रखी है, ये इस तरीके से v वेलोसिटी से गिर रही है। हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों एंड्स, मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में कितना होगा। तो भैया जब इस तरीके से रॉड गिर रही होती है, इस तरीके से जब रॉड हमारी गिर रही होती है, तो जो EMF होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा BVL साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे जो साइन थीटा है उस हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे दे रखा है, तो वो हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा BVL, EMF इज इक्वल टू BVL या BLV। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन EMF ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है when the current changes at a steady rate of, current change हो रहा है steady rate 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond। 1 millisecond the value of self inductance is। वैल्यू बतानी है हमें सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कि L की वैल्यू बतानी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L DI बाय DT। क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस L DI बाय DT का। अब सुनो, यहाँ पे EMF हमें दे रखा है 5 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस L, DI हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? 3 माइनस 2, क्योंकि ये हो रहा है, अपॉन DT कितना है? 1 मिलीसेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 और उधर गया तो ये L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी?
L इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, या फिर इसी को लिख लेंगे 5 मिली हेनरी, या फिर इसी को क्या लिख लेंगे 5 मिली हेनरी। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 1.25 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि M हमें दे रखा है 1.25 हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 80 एम्पियर पर सेकेंड, करंट चेंज हो रहा है 80 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से di/dt, देन द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी इज, इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में कितना होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी, देखो क्या होता है, जब प्राइमरी में करंट चेंज करने से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF चेंज होता है। क्या होता है, प्राइमरी में जब हम करंट का चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में हमारा इंड्यूस्ड EMF का चेंज होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी में EMF का चेंज कितना होगा, -M di/dt, और di/dt की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 80 एम्पियर पर सेकेंड, और m की वैल्यू हमें दे रखी है 1.25। तो यहाँ पे देखो 1.25 इंटू 80, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 वोल्ट। देखो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ आंसर है। आते हैं, बढ़ते हैं अगले उस पे। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगला है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 5 and 10 रिस्पेक्टिवली, एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 25 हेनरी। क्या बोल रहा है, प्राइमरी, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी हमें दे रखा है कितना 5 और 10, ठीक, और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें M दे रखा है कितना 25 हेनरी। कितना दे रखा है 25 हेनरी। नाउ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर आर मेड 10 and 5, मतलब पलट दिए गए हैं। क्या कर दिया गया है, नंबर ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ सेकेंडरी हमारे पास 10 और 5 कर दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस M डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो सुनो भाई, सुनो और समझो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू म्यू नॉट एन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटू A/L, ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N प्राइमरी और N सेकेंडरी के, यहाँ से वैल्यूज देखो, N प्राइमरी और N सेकेंडरी की यहाँ पे कितनी आ रही है 5 इंटू 10, तो ये 50 हो रहा है, ये 50 हो रहा है। और M डैश में अगर हम देखेंगे वो भी N प्राइमरी और N सेकेंडरी के बराबर है, और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखेंगे 10 इंटू 5 तो ये भी 50 आ रहा है। देखो जब इसकी वैल्यूज नहीं चेंज हो रही है, NP इंटू NS की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी नहीं बदल रही होगी, M भी नहीं बदल रहा होगा। तो यहाँ पे जो 25 था वही हमारा 25 बाद में भी रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर NP और NS की वैल्यू हमारी यहाँ पे बदल गई होती, NP और NS की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई होती, बदल गई होती, तो हमारा M डैश भी बदल गया होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो M डैश की वैल्यू भी कितनी होगी 25 ही होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही मजेदार सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस को हटा दें अगर, तो द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग्स विल रिस्पेक्टिवली बी। सुनो, वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है। सुनो, जब भी किसी सर्किट में वोल्ट मीटर या अमीटर की रीडिंग पूछ रहा होता है तो वो जो हमें रीडिंग मिलती है वो मिलती है VRMS और IRMS। क्या मिलती है, ये VRMS वैल्यू होती है, और ये कौन सी होती है IRMS वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, VRMS और IRMS वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे देखो R हमें दे रखा है 40 और XL 25 दिया है, XC 25 दिया है। देखो मजे की बात, XL इज इक्वल टू
एक्सी है इज इक्वल टू 25 ओम के बराबर है, मतलब कि ये जो कंडीशन है हमारी कैसी है, रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी। और रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब क्या हो गया, VL माइनस VC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। VL माइनस VC इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो VRMS हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जीरो के हमारे पास एक और दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बन रहा है। अब हमें IRMS यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो IRMS कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कैसे आंसर आएगा। तो IRMS देखो, रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पिडेंस होता है वो मिनिमम होता है। रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पे, तो जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू R के बराबर होगा। और ये अगर मिनिमम है तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो I इज इक्वल टू V बाय Z हो जाएगा। V हमें यहाँ पे दे रखा है 240 और Z हमें यहाँ पे दे रखा है 40। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ये कितना आ गया, 1 और ये 6 एम्पियर। कितना आ गया, 6 एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या ये 10 क्वेश्चन सारे समझ में आए, समझ में आ गए हो? तो इसी के साथ हम 11वें क्वेश्चन पे बढ़े। तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 3:2। सेकेंडरी मतलब NS अपॉन NP हमें दे रखा है कितना, 3/2। इफ द पावर आउटपुट बी P, अगर पावर आउटपुट हमारा P है, पावर आउटपुट हमारा क्या है, P है, देन द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू। तो इनपुट पावर कितनी होगी, और बोल रहा है नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस। नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कैसा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। कैसा है, कैसा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो अब सुनो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर P इनपुट इज इक्वल टू होगा P आउटपुट के बराबर। P इनपुट इज इक्वल टू होगा P आउटपुट के बराबर। तो P आउटपुट अगर हमारा P है तो P इनपुट भी हमारा कितना होगा, P ही होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, थर्ड। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12th number, the coils of a step down transformer have 500 and 5000 tons। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है और बोल रहा है 500 और 5000 टन है। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा, पहला सवाल तो ये आप लोगों से, पहला सवाल तो ये हो जाता है कि कौन सा प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा। तो सुनना, जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही होती है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो प्राइमरी में हमारे पास होंगे 5000 टर्न्स, ठीक, 5000 होंगे, और सेकेंडरी में हमारे पास होंगे 500। पहली चीज तो यहां से ये क्लियर हो गई। अब पूछ रहा है, इन द प्राइमरी कॉइल एन AC ऑफ 4 एम्पियर एट 2200 वोल्ट इज सेंट। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें 4 एम्पियर का 2200 वोल्ट का करंट भेजा गया। द वैल्यू ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी। पूछ रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास कितना होगा वोल्टेज और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू, NS अपॉन NP इज इक्वल टू होता है हमारा ES अपॉन EP, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है 500/5000 इज इक्वल टू, ये हमें बताना है, और ये हमें प्राइमरी वाला पता है कितना है 2200। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ये कट गया। अब 5 1 और ये 10, तो 22 इंटू 10 तो 220 हो गया। ई सेकेंडरी हमारा कितना हो गया, 220 वोल्ट। ठीक, अब पूरा फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो क्या होता है, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू होता है एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी इज इक्वल टू हमारे पास होता है, इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। तो अब यहाँ से ये उठा लो, देखो क्या है, एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी से उठाओ तो कितना बनेगा,
500, यहाँ पे ना लिखो यार, यहीं लिख दो, 500 बटे 5000 इज इक्वल टू, प्राइमरी हमें 4 एम्पियर दे रखा था और सेकेंडरी हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 1 और ये 50, तो 1 और ये 10, सॉरी, ओफो, ये हमारा कितना हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 4 40, और आई सेकेंडरी कितना आ जाएगा हमारा, आई सेकेंडरी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 40 एम्पियर, तो 40 और 220, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, 40 और 220 हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आपके पास तो भैया, आप लोग एक आज़ाद राष्ट्र में रहते हैं, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है आपके पास अपना कमेंट करने की, यूट्यूब में आपके पास कमेंट का विंडो पूरा का पूरा खुला है, जितनी इच्छा हो उतना कमेंट करके पूछ लेना भैया, बताने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अभी तक 12 सवाल हुए हैं, आशा करते हैं कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ों को समझो। तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं, और जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आज कराने जा रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा, या उन्हीं सेम फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है, मेरी गारंटी है। चलो बढ़ते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी और करंट ऑफ I इज इक्वल टू 10 एम्पियर इज फ्लोइंग। L 100 मिली एम्पियर है, I 10 एम्पियर है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज, एनर्जी स्टोर पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे बतानी होगी, तो वो होता है U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। कितना होता है, U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे रखो, 1/2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। अब सुनो, 1 2 और 3 जीरो यहाँ से इससे कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो बचा 10 और ये आपका यहाँ पे ऐसे 5, तो आंसर आ गया आपका 5 जूल। आंसर क्या आ गया आपका 5 जूल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग किस पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, बड़ा ही मस्त, बड़ा ही जबरदस्त फिगर के साथ। एक इन द फॉलोइंग फिगर द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल विद अ स्पीड v एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E। मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की तरफ with speed v और induced EMF E. If the magnet and coil recede away from one another, recede away मतलब कि दोनों को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, तो पूछा गया है each moving with velocity speed v, ये इधर स्पीड v से जा रहा हो और ये मैग्नेट इधर स्पीड v से जा रहा हो, then the induced EMF in the coil will be। तो यहाँ पे देखो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, v रिलेटिव जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2v के बराबर। v रिलेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, 2v के पास। तो हमारे पास जो EMF होता है वो होता है कितना, bv l के बराबर। कितना होता है, bv l के बराबर। अब देखो अगर v रिलेटिव हमारा 2v हो रहा है तो e भी हमारा कितना हो जाएगा, e डैश भी हमारा कितना हो जाएगा, 2e के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 2e। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 2e के बराबर। क्या कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा कुछ भी हो पूछ लेना भाई, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अ करंट कैरिंग इज अप्रोचिंग अ कंडक्टिंग लूप as shown in the figure, the direction of induced current as observed by observer on the other side of the loop will be। देखो ये है हमारी कॉइल, इसमें क्या है, इसमें करंट इस तरीके से लपेटा हुआ है, इस तरीके से वायर लपेटा हुआ है, और जो करंट का डायरेक्शन है इस तरीके से जा रहा है और ये आ रहा है, ये जो इस तरीके से आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कैसा, एंटी क्लॉक वाइज। इधर से देखोगे तो कैसा, एंटी क्लॉक वाइज, इस तरीके से जा रहा है, किधर, एंटी क्लॉक वाइज।
तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप बनाते हो तो देखो कैसे लिखते हो, एन ऐसे लिखते हो और इसमें ये देखो एंटी क्लॉकवाइज ACW, और साउथ जब आप यहाँ पे लिखते हो तो वो कैसे लिखते हो, इस तरीके से। साउथ जब आप लिखते हो तो कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से अगर आप देखोगे, इस साइड से अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मगर ऑब्जर्वर किधर खड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर इधर की ओर खड़ा है, तो इसको कैसा दिखेगा, साउथ। इसको कैसे दिखेगा, साउथ टाइप, और वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? क्या ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए? क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है अभी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो चलो 15 क्वेश्चन जैसे कि हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना 16वां क्वेश्चन पे। और 16वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक एसी सर्किट है जिसमें कि V एंड I दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 100 साइन 100 t वोल्ट्स एंड I इज इक्वल टू 100 साइन 100 t प्लस पाई बाय 3 मिली एम्पियर। द पावर डिसिपिएटेड इन द सर्किट इज, पावर डिसिपिएशन उसने पूछा है कि कितना हो रहा होगा। अगर इसको हम इक्वेशन से रिलेट कराएं, इक्वेशन से रिलेट कराएं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन से रिलेट कराते हैं तो ये देखो आती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको I को कराएंगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ पे हमें दे रखा है पाई बाय 3। तो देखो V और I के बीच में जो फेज डिफरेंस हमें दे रखा है, डेल फाई जो हमें यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है कितना, पाई बाय 3 का। डेल फाई हमें कितना दे रखा है, पाई बाय 3 का, मतलब कि 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, पावर डिसिपिएशन बताना है। पावर डिसिपिएशन मतलब एवरेज पावर बताना है। P एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, या फिर यहीं पे फॉर्मूला क्या होता है, V नॉट I नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई, V नॉट I नॉट बाय 2 कॉस फाई, या फिर VRMS स्क्वायर बाय Z, इम्पीडेंस का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ये सारे आपके एवरेज पावर के फॉर्मूला होते हैं। अब सुनो, आरएमएस वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने से बेटर है कि हमें वी नॉट और आई नॉट, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे वी नॉट हमें दे रखा है 100 और आई नॉट दे रखा है हमें 100। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या, इस वाले फॉर्मूले में रख के 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू कॉस 60 हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। और सुनो ये हमें दे रखा है मिली एम्पियर में, तो इंटू 10 की पावर -3 और कर देंगे। अब सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा, 3 0 तो यहाँ पे इनसे चले जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक, बचा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 2.5। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 वॉट। आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 वॉट। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी या दुविधा, कुछ भी हो तो जल्दी से बता दो, कुछ भी हो तो जल्दी से बता दो। ठीक, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन एन एसी सर्किट I इज इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करेंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू विल बी। सुनो, पीक वैल्यू पे कब पहुंचता है, साइन का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे ये इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। यहाँ पे हाफ पहुंचने में उसको t/2 लगा होगा, टोटल पहुंचने में t लगा होगा। ये इसकी पीक वैल्यू है, ये इसकी पीक वैल्यू है। यहाँ पहुंचने में इसको t/4 टाइम लगा होगा। अब t/4 में टाइम लगा हुआ है तो t इज इक्वल टू t/4 पे ये यहाँ पे अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। अब सुनो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें,
इक्वेशन दे रखी है I इज इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, तो यहाँ पे 100 हमारा हो जाएगा आई नॉट, 100 हमारे पास हो जाएगा आई नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 200 पाई, ओमेगा हमें दे रखा है कितना 200 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, तो यहाँ पे देखो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू हो गया हमारा 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 1, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/100 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/400, 1/400 सेकेंड, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं आगे। एक जनरेटर है, प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज जो कि दिया गया है इक्वेशन V इज इक्वल टू 240 साइन इंटू 120 टी से, वेयर टी इज इन सेकेंड्स, द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वोल्टेज आर। फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वोल्टेज वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट हमें दे रखा है कितना 240, वी नॉट हमें कितना दे रखा है 240 वोल्ट, तो वी आर एम एस हमारे पास क्या होता है, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू, तो 240 बाय रूट टू का मतलब कितना हो गया 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 170 वोल्ट, कितना आएगा 170 वोल्ट के बराबर, 170 वोल्ट के बराबर आएगा। तो अब सुनो, 170 वोल्ट के बराबर आ गया हमारा VRMS। अब हमें क्या बताना था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और ओमेगा यहाँ पे हमें दे रखा है 120, तो 120 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, तो सुनो 120 ये चला गया 60 अपॉन पाई, तो 60 बाय पाई इज इक्वल टू एफ, 60 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू एफ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 यहाँ पे जाएगा तो 3 और ये 2 19 के बराबर आएगी, 19 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली आएगी। अगर ये टोटल 3 होता, ये टोटल 3 होता तो ये 20 हो जाता, 3.14 है तो ये उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 19 हर्ट्ज हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, 19 हर्ट्ज और 170 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन AC of the RMS value of an AC of 50 hertz is 10 ampere. The time taken by the alternating current in reaching from 0 to maximum value and the peak value of current will be, कितना टाइम लगा और पीक वैल्यू करंट की क्या है ये बताना है। ठीक, तो IRMS हमें दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर, IRMS क्या दे रखा है हमें 10 एम्पियर, और पीक वैल्यू अभी पहुंचने के लिए हमें कितना समय लगता है, तो अभी हमने बताया था T इज इक्वल टू T/4 पे वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, T इज इक्वल टू T/4 पे वो पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। ये हम T को लिख सकते हैं 1/f इंटू 4, और f हमें यहाँ पे दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो 1/50 इंटू 4 मतलब कि 1/200, और 1/200 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1/200 हमारा कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। ये हमारा हो जाएगा क्या टाइम, ये हमारा हो जाएगा टाइम 5 इंटू 10 की पावर -3। अब ये ऑप्शन देखो थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या पीक वैल्यू, मतलब कि आई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। IRMS हमें दे रखा था, तो IRMS हमारा पास होता है आई नॉट बाय रूट 2 के बराबर, आई नॉट बाय रूट 2 के बराबर। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करो, आई नॉट इज इक्वल टू IRMS वैल्यू हमें दे रखी है 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414, तो 1.414 ये मल्टीप्लाई किया तो 14.14, ये आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड और 14.14 एम्पियर आंसर हो जाएगा। क्या कोई समस्या, क्या कोई दुविधा, क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कुछ भी शंका हो तो आप यहाँ पे ज़रूर बताएं, कमेंट कर दीजिएगा।
जरूर पढ़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी इज 10 वोल्ट्स। कितनी दे रखी है? 10 वोल्ट। एंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। टी दे रखा है 1/600 सेकेंड। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा हुआ है उसने हमसे। क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमसे पूछा हुआ है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है? ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे वैल्यूज हम अगर पुट करें, वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें, ई नॉट हमें क्या दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। कॉस ओमेगा हमें यहाँ पे क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे हम 2 पाई और एफ की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे 50 रख ली। इनटू ओमेगा टी होता है, तो टी हमें दे रखा है 1/600। तो ये हमने पूरी इक्वेशन में वैल्यू रख दी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 cos π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? π/6। 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, तो 100 0 0 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, बचा π/6। तो ये हमारा π/6 हो गया। अब देखो π/6 का मतलब कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया हमारा? √3/2। cos 30 इज √3/2। तो 10 इंटू √3/2, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 5√3। आंसर कितना आ जाएगा? 5√3। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई समस्या, परेशानी, दुविधा कुछ भी हो तो हमें बताओ। कुछ नहीं है तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि दिया गया है इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। द RMS करंट इज गिवन बाय। RMS करंट बताना है तो सुनो, सुनना। I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी, I2 cos sin ओमेगा टी, ये दिया हुआ है। IRMS हमारे पास कितना होता है? IRMS होता है हमारे पास I0/√2। I0/√2। अब यहाँ पे देखो दो हैं, कॉस भी है साइन भी है। तो हमारे पास IRMS हम कैसे लिखेंगे? IRMS इज इक्वल टू हम लिखेंगे अंडर रूट I1/√2 का होल स्क्वायर प्लस I2/√2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम 1/√2 को बाहर कॉमन में लेके इधर अंदर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2। ऑप्शन थर्ड पे हमें यह आंसर मिल रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक एसी सर्किट है, कंसिस्ट करता है एक इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, एक कैपेसिटर है जिसका की कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड, सीरीज में लगा हुआ है। द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एसी सोर्स की, तो सुनना, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम है तो क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन। क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन। अब रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे आ रही है और वो पूछ रहा है हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आर रेजोनेंस में हमारा होता है कितना? 1/√L इंटू सी। 1/√L इंटू सी। वैल्यूज हमें L और C के दे रखी है। 1/√0.5 हमें L दे रखा है, C दे रखा है 8 माइक्रोफैरेड। तो 8 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 10 के 6, तो 1/4 को अंडर रूट से हटाएंगे तो 2 इंटू 6 को हटाएंगे तो 10⁻3। ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 1000/2, तो मतलब कि ये हो जाएगा 500। और ये यहाँ पे हमें ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू होती है रेडियन पर सेकेंड, तो 500 रेडियन पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 500 रेडियन पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब सुनना, अगर यहाँ पे हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती, एफ पूछा गया होता, तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई हो जाता, इज इक्वल टू 1/√LC हो जाता, 1/√LC हो जाता। और यहाँ पे यूनिट जब हम लिखते तो वो लिखते हर्ट्ज में। यहाँ पे यूनिट लिखते तो वो लिखते क्या? हर्ट्ज में। बढ़ते हैं आगे।
अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हमारी I इज इक्वल टू 20 साइन इंटू 3140 एम्पियर दे रखी है, तो एवरेज करंट हमारे पास हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल विल बी, सुनना, हमने पढ़ा है आई एवरेज इज होता है हमारे पास क्या, 2I नॉट पाई। क्या होता है 2I0/पाई? ये फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में। कहाँ पढ़ते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं 2I0/पाई। अगर फुल साइकिल के लिए पूछ रहा होता कि एवरेज करंट कितना होगा, फुल वेव के लिए एवरेज करंट हमारा 0 होता है। अब सुनो, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 20/पाई और 40/पाई हो जाएगी। और 40/पाई का मतलब कितना हो गया? पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, 40/3.14 वैल्यूज इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौको 3 4 1 12 और 12 पॉइंट समथिंग 12.74 एम्पियर, 12.74 एम्पियर के बराबर आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एलसीआर सर्किट है जिसमें कि कैपेसिटेंस जो है चेंज हो रहा है C to 4C फॉर द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L to, सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टेंस हमारा कितना चेंज हो जाएगा? तो सुनना कि अगर C से 4C हो रहा है तो L हमारा कितना हो जाएगा? तो अभी सुनो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/√L इंटू सी। क्या होता है? 1/√L इंटू सी। ओमेगा डैश हमारा यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 1/√L डैश इंटू सी जो हो जाएगी हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी? 4C के बराबर। सी जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4C के बराबर। अब यहाँ पे बोल रहा है जो ओमेगा डैश है वो किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। तो 1/√L डैश इंटू 4C इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। तो अब सुनो, C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4L डैश इज इक्वल टू 1/L, तो L इज इक्वल टू हम L डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना? L/4। क्या बात समझ में आई? L/4 थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। L/4 हमारा ये थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 मिली हेनरी कॉइल एंड 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। यहाँ पे R भी दिया है, L भी दिया है, C भी दिया हुआ है, तो LCR सर्किट बन रहा है। ज्वाइन कर दिए गए हैं तीनों सीरीज में। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज ज्वाइन टू दिस कॉम्बिनेशन, द सर्किट रेजोनेट्स। सर्किट क्या करता है? रेजोनेट करता है। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? रेजिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सुनना, RLC सर्किट है, LCR सर्किट है हमारे पास। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात अगर हो रही है तो वो डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो कैसे ओमेगा इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी L/C। रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है तो वो चाहे हाफ करो, चाहे डबल करो, चाहे 4 गुना करो, चाहे 100 गुना करो, वो आपका उतना ही रहेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी उतनी ही रहेगी। तो रिमेन्स अनचेंज्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रिमेन्स अनचेंज्ड यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, in a pure inductive circuit or in an AC circuit containing inductance only, the current, तो करंट यहाँ पे कितना होगा? सुनना, ये हमारा VR है, ये हमारा
वी एल इंडक्टेंस का है और ये हमारा वी सी कैपेसिटेंस का है। जिस साइड में रेजिस्टेंस का होता है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी जाता है, उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी जाता है। वोल्टेज और करंट प्योर रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में होता है। क्या बोला हमने? जो वोल्टेज और करंट होता है प्योर रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में होता है। तो अब यहाँ पे देखो करंट और इंडक्टेंस के बीच में उन्होंने पूछा है, तो करंट और इंडक्टेंस के बीच में हमारा पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है, या ये कह सकते हैं जो इंडक्टेंस है हमारा लीड कर रहा है पाई बाय 2 से, या फिर करंट जो है हमारा लैग कर रहा है पाई बाय 2 से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय 90 डिग्री। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक रेजिस्टेंस है जिसका कि 300 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज to a AC voltage of 20 volts and 200 hertz frequency. The phase angle between the voltage and current is, phase angle पूछ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो बताते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में। तो देखो अभी हमने बताया है कि ये होता है हमारा वी आर का और ये हमारा होता है वी एल इंडक्टेंस का। यहाँ पे नेट हम देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, tan फाई, ये एंगल अगर हम फाई मान लेते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल अपॉन वी आर हो जाएगा, वी एल अपॉन वी आर हो जाएगा। वी एल हमारा कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर इंटू आर। आई से आई यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। एक्सएल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा 2 पाई, एक्सएल कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी, तो 2 पाई एफ इंटू एल, सॉरी 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा एल होता है तो ओमेगा एल की जगह हमारा 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू एफ ओमेगा हो गया इंटू एल हमारा हो गया अपॉन आर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 300। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 300। तो ये देखो कितना हो गया 2 पाई इंटू एफ हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 200 इंटू 1 अपॉन पाई अपॉन 300। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 27 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, देखो एक 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई हो रहा है, अप्लाई किया गया है अक्रॉस अ कॉइल, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है जब 100 वोल्ट AC एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द सेम कॉइल, ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज, केवल 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल इज, Z बताना है हमें कितना होगा, Z बताना है कि कितना होगा। वोल्टेज जो होगा वो हम लोग AC वोल्टेज ही लेते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू होता है V बाय I। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना है 100 और इसमें हमारे पास करंट कितना जा रहा है 0.5। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। आंसर कितना हो गया 200 ओम के बराबर यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस आएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फॉर सीरीज LCR सर्किट रॉन्ग स्टेटमेंट इज। सीरीज LCR सर्किट के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी? अभी देखो क्या लिखा है, अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज। अभी हमने ये वाला फिगर आपको बताया था, VR और I यहाँ पे होता है और ये हमारा होता है VL और ये हमारा होता है VC। तो
तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम फेज में हैं, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। इंडक्टर कॉइल में हमारा कितना पाई बाय 2 होता है। यहाँ पे अभी हमने बताया था कि ये दोनों आपस में पाई बाय 2 फेज डिफरेंस में होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया है। तीसरा पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। जी नहीं, ये इंडक्टेंस का है और ये कैपेसिटेंस का है, तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टोटल हमारा पाई के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पाई लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन इन द फिगर, what is the resonance frequency and the amplitude of the current, resonance frequency and the amplitude of the current at the resonating frequency। क्या होगा हमारा, क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/रूट LC। ओमेगा होता है 1/रूट LC। वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी हैं, 1/√, L कितना दे रखा है 8 मिली हेनरी, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू C हमारे पास कितना दे रखा है 20 माइक्रोफैरेड, 20 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 8 2 6 और 6 और 0 8 2 16, 16 और 0 160 और 10⁻³ तो 1/√160 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है। अब सुनो यहाँ पे 0 अगर यहाँ से हटाएंगे तो 10⁵ हो जाएगा और इसको 10 की पावर यहाँ पे 0 हटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 और उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें -6 में तो 4 हटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 1/4 इंटू 10⁻⁴ 1/4 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो 6 और ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 3 और 6 9, तो यहाँ पे ये 9 और ये जब हम 160 को हम 16 कर देंगे, 0 यहाँ से 8 तो ये -4 बचेगा। ये हमारा आ जाएगा 10,000/4। 10,000/4 मतलब कि हो गया 2500, तो 2500 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। अब हमें बताना है कि करंट कितना होगा। तो करंट हमारे पास यहाँ पे कैसा होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो I इज इक्वल टू V/Z के बराबर। अब देखो यहाँ पे V हमें कितना दे रखा है 220 दे रखा है, V हमें 220 दे रखा है, R हमें दे रखा है, Z हमें होगा यहाँ पे कितना 44 दे रखा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/10/2 मतलब कि 5 एम्पियर के बराबर 2500 और 5 ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2500 और 5 एम्पियर, तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं होंगी, तो भैया जो सी वेव्स हम अपने साथ चार्ज को कैरी कर रही होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगी। तो कॉस्मिक रेज में कोई भी चार्ज नहीं होता है, गामा रेज में कोई भी चार्ज नहीं होता है, बीटा रेज हमारी जो होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होती हैं। बीटा रेज जो होती हैं वो हमारी कैसी निगेटिव चार्ज लेके चलती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एक्स रेज में भी कोई चार्ज नहीं होता है तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं हमारे पास गामा रेज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं गामा रेज। देखो सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज, फिर होती है हमारी यूवी रेज, फिर होती है हमारी यूवी रेज, फिर होती है हमारी इंफ्रारेड रेज एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है। एनसीईआरटी में प्रॉपर हमारे पास टेबल में ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि कौन सी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है। एक बार ज़रूर आप उस पन्ने में उस पेज पे जाके चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, विच
रेज आर नॉट द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सी रेज इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की नहीं होंगी? तो भैया जो सी रेज के पास चार्ज होगा वही नहीं होंगी उसकी पोर्शन। इसमें चार्ज नहीं है तो ये होगी, इसमें भी चार्ज नहीं है तो ये होगी। अल्फा रेज हमारे पास निगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं 2He4 के बराबर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें चार्ज पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे अल्फा रेज हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंफ्रारेड रेज। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले सवाल पे। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इनको याद ही रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखें। कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंफ्रारेड रेज। If a source is transmitting electromagnetic wave of frequency 8.2 into 10 की power 6 hertz, then the wavelength of the electromagnetic waves transmitted from the source will be. Okay, क्या पूछ रहा है? वेव लेंथ पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा, C इज इक्वल टू हो जाएगा F लैम्डा के बराबर। लैम्डा हमें बताना है, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय F हो जाएगा। C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और F हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? 8.2 इंटू 10 टू दी पावर 6। यहाँ से ये 6 और 8 हो गया 2 और 8.2 और 3 हमारा हो गया कितना? 300 बटे 8.2। 300 बटे 8.2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 36.6 के आसपास, 36.6 मीटर के आसपास। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं। बढ़ते हैं आगे। मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज। तो भैया मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक की दोनों की होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, मतलब कि ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डीडी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं? तो अभी हमने बताया था कि चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है और इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है। तो सुनो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि गोइंग थ्रू अ वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी और B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? कौन सी इक्वेशन इसमें से सही होगी तो वो बताना है। तो भैया देखो जरा, हमने यहाँ पे पढ़ा है एक इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी है E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C के। E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C के, और ये हम पढ़ते हैं किसके? ओमेगा बाय K के बराबर। ये हमने कहाँ पढ़ा है? वेव स्पीड की इक्वेशन होती है वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ से देख लो कि E नॉट इंटू K इज इक्वल टू B नॉट इंटू ओमेगा। यहाँ पे ज़्यादा और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले सवाल पर। टिडिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency nu is equal to 3 megahertz passes from the vacuum into a dielectric medium with permittivity epsilon is equal to 4.0, then wavelength is doubled and frequency remains unchanged. Wavelength is doubled and frequency becomes half. Wavelength is half and frequency remains unchanged, or wavelength and frequency both remains unchanged. तो सुनना भैया, जब भी कोई लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। क्या बोला? जब भी कोई लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। उसकी स्पीड बदल सकती है, उसकी वेवलेंथ बदल सकती है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी उसकी बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज वाला ऑप्शन कौन सा है? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। जो भी आंसर होगा इन्हीं दोनों में से
होगा, जो भी आंसर होगा इन्हीं दोनों में से होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अब लिखा हुआ है हमारे पास कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दे रखी है 4, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4 दे रखी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट, v इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या फिर म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, रिलेटिव की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे देखो तो हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो C इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ लैम्डा, सुनना C इज इक्वल टू होता है एफ बाय लैम्डा, V इज इक्वल टू भी होता है हमारे पास एफ बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास क्या V बाय एफ, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास क्या V बाय एफ, लैम्डा इज इक्वल टू V बाय एफ, जो लैम्डा डैश होगा, सॉरी जो लैम्डा डैश होगा, जो चेंज हो गई होगी वेवलेंथ, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं C अपॉन V, C अपॉन V इज इक्वल टू हमारे पास एफ लैम्डा अपॉन एफ लैम्डा डैश के बराबर होगा, एफ लैम्डा अपॉन एफ लैम्डा डैश के बराबर होगा। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, C अपॉन C अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ लैम्डा अपॉन एफ लैम्डा डैश, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब सुनो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 दे रखी है, अगर हम 4 को यहाँ पे पुट करते हैं और बाहर लेके जाते हैं तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1/2 हाफ के बराबर हो रहा होगा, तो वेवलेंथ यहाँ पे हमारी क्या हो रही होगी, हाफ हो रही होगी। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 39 का हमारा थर्ड पार्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रैवल कर रही है मीडियम पे, जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी 1.3 है और रिलेटिव परमिटिविटी 2.14 है। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम विल बी, मीडियम में स्पीड कितनी होगी। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये हमें दे रखा है एप्सिलॉन आर और ये हमें दे रखा है म्यू नॉट आर, ठीक। तो अब सुनो, V इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, यही फॉर्मूला पढ़ा, वैल्यू रख दो, कितनी होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन अंडर रूट 1.3 इंटू 2.14, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.782 कुछ ये आएगा। अब इसको अगर हम अंडर रूट से हटाएंगे तो हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन आंसर आएगा 1.66, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 की पावर 8। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 40 सवाल खत्म हो गए। क्या आपके पास अभी कोई समस्या, दुविधा या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको मेंशन करिएगा, ठीक। तो 40 क्वेश्चन हो गए, आशा करता है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में क्या बोला है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I वॉट्स पर मीटर स्क्वायर ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, यहाँ पे C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा देखो, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा है तो हो जाएगा हमारा I/C, अगर यहीं पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा होता तो हो जाता 2I/C, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग y डायरेक्शन, लाइट वेव ट्रैवल कर रही है y डायरेक्शन के अलोंग, मतलब ये है हमारा क्या v की डायरेक्शन। इफ द कोरस्पॉन्डिंग e वेक्टर एट एनी टाइम इज अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ है हमारा e, तो डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर एट दैट टाइम इज अलोंग, b वेक्टर की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो क्या होगी
तो बी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी जेड की तरफ होगी, जो कि हमें मालूम है कि ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है। ये हमारा अगर j कैप है तो ये हमारा i कैप होगा, इनटू ये हमारा k कैप होगा। i क्रॉस k है तो i क्रॉस k करेंगे तो ये माइनस j हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इसको हम माइनस k कर लेंगे। तो हमारा जो b का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव ऑफ z एक्सिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? निगेटिव ऑफ z एक्सिस में हमें ये मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43। इफ c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c हमारे पास स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में, तो उसकी स्पीड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज। अभी फॉर्मूला बताया था कि v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्साइलन आर। एप्साइलन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दे रखी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू के। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, माइक्रोवेव मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखो ये मैचिंग है, एनसीईआरटी की टेबल की मैचिंग है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2023 में इसी तरीके का पूछा गया था, जो कि एकदम ही आपका ये कह सकते हो कि याद करने वाला ही एक टॉपिक है, याद करके ही हम इसको कर सकते हैं। तो हमें कई चीज़ें फिजिक्स में याद भी रखनी पड़ेंगी, मैक्सिमम चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन। माइक्रोवेव होती है 0.1 मीटर से 0.1 mm तक, ठीक। इंफ्रारेड रेज होती है हमारी 1 mm टू 700 mm, लाइट वेव होती है हमारी 700 टू 400, और अल्ट्रावायलेट होती है 400 टू 1 nm। तो हमारे पास आंसर हो गया 4123। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, 4123 सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो देखो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। Q इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर होता है, और एक्सएल हमारे पास क्या होता है, ओमेगा एल इंटू ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, ओमेगा एल बाय आर, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल रहा है। देन पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर होता है हमारा कॉस फाई, तो ये कॉस फाई हमारा फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन रूट एल सी, तो ये हमारा मिल रहा है सेकेंड ऑप्शन। देन इम्पिडेंस की बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हमारा इम्पिडेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 तीसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। क्या बात समझ में आई? बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी की फ्रीक्वेंसी 25 मेगा हर्ट्ज है, ट्रैवल कर रही है फ्री स्पेस में अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट in space and time, E is equal to 6.3 J cap volt per meter. What is the B at this point? देखो V is equal to होता है हमारे पास into B, V is equal to होता है E by B, V is equal to E by B। तो अब यहाँ पे देखो C is equal to हो जाएगा E by B। अब यहाँ पे देखना तो B निकालना है, B इज इक्वल टू E हमें दे रखा है 6.3, और C हमारे पास होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पे 1 और ये हो गया 2.1, तो ये 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और कहाँ पे तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये K कैप में आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चल अगला दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by is equal to 2 into 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला साइन 0.5 into 10 की पावर 3 x
और प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, तो ये ओमेगा टी दे रखा है और ये के एक्स है और ये ओमेगा टी है। तो के की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, के की वैल्यू ये दे रखी है और ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें वेव की। तो के इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय के, 2 इंटू 3.14 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। अब हमें बताना है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 5, हमें 2 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 23.9 गीगा हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ बन जाएगा, 1.26 सेंटीमीटर एंड 23.9 गीगा हर्ट्ज। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे है कमला है, पैडल कर रही है एक स्टेशनरी साइकिल, साइकिल खड़ी हुई है, उसको पे पैडल मार रही है, पैडल करती है और द बाइसाइकिल, जो पैडल्स हैं बाइसाइकिल के वो अटैच्ड हैं एक 100 टन की कॉइल के, जिसका कि एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। कॉइल रोटेट करती है हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन कर रही है, तो टोटल टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड का यहाँ पे हो जाएगा। और प्लेस है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी की वैल्यू है 0.01 टेस्ला, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस है ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल्स है। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज बताना है कि कितना जनरेट हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पे n दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है और टाइम पीरियड t दे रखा है 2 सेकेंड का। हमें मैक्सिमम वोल्टेज बताना है, तो E या E नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा NBA, कितना होगा NBA इंटू ओमेगा। तो n कितना है 100, b कितना है 0.01 और a कितना है हमारे पास 0.1 और ओमेगा हमारे पास कितना है यहाँ पे ओमेगा 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 हमारे पास कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी हमारे पास कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 से 100 ये चला जाएगा, बचेगा 0.1 पाई, 0.1 पाई मतलब 0.1 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 0.314 वोल्ट, 0.314 वोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया है, मैक्सिमम पावर इज डिसिपिएटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस अकर्स। देखो भाई, रेजोनेंस अकर हो रहा है, रेजोनेंस अकर हो रहा है का मतलब क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इम्पिडेंस मतलब कि Z के बराबर हो जाएगा। VRMS, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब देखो, मैक्सिमम पावर की बात हो रही है, मैक्सिमम पावर तभी होगी जब हमारा पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब वो उसकी वैल्यू 1 होगी। पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू 1 होगी। पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू होता है R अपॉन Z, रेजोनेंस है तो ये Z भी R के बराबर, तो ये 1 के बराबर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। मैक्सिमम पावर, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो प्योर रेजिस्टर होता है तो वो पूरा का पूरा कैसा होता है, प्योर रेजिस्टर होता है, तो उसमें मैक्सिमम पावर जनरेट होती है। पीछे क्वेश्चन हम लोग इसका कर चुके हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, पावर एवरेज VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यहाँ पे भी पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये भी हमारा
आंसर स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक लाइट बल्ब है जो कि ओपन एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की शोन इन फिगर। ये इंडक्टर है एल और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया है और एक की कनेक्ट कर दी गई है इस तरीके से। इफ द स्विच इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम, अगर इस स्विच को हम क्लोज कर दे रहे हैं और एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दे रहे हैं इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, एक आयरन रॉड को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेस, जो बल्ब का ग्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो भाई, रॉड जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो रॉड इंसर्ट करने पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी और बढ़ जाएगी। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो L इज इक्वल टू क्या होता है, इंडक्टेंस हमारा क्या होता है, L इज इक्वल टू N फाई बाय I होता है, और फाई हमारा क्या होता है यहाँ पे B इंटू ए, तो N B A अपॉन I, ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर हमारा इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा। एक्सेल बढ़ेगा हमारा, एक्सेल अगर हमारा बढ़ेगा, एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एल बढ़ेगा तो हमारा एक्सेल भी बढ़ जाएगा। अब एक्सेल बढ़ जाएगा तो एल इज इक्वल टू वी बाय एक्सेल होता है। अगर एक्सेल बढ़ रहा है तो यहाँ से हमारा एल, यहाँ पे एल इज इक्वल टू वी बाय एक्सेल होता है। यहाँ से हमारा करंट जो होगा, जो हमारा करंट होगा, जो हमारा करंट होगा वो डिक्रीज करेगा। हमारा जो I इज इक्वल टू वी बाई एक्सेल होगा, यहाँ से जो करंट हमारा होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सुनो, V इज इक्वल टू आई ऑफ आई इंटू एक्सेल होता है। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इसके अलोंग, इंडक्टर के अलोंग वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बल्ब के अलोंग जो होगा वोल्टेज वो डिक्रीज करेगा, और इसका जो ग्लो होगा, इसका जो ग्लो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेस की जगह ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एजर्शन हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। अब रीजन पढ़ लेते हैं। एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइज द आयरन, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, hence the inductance of the coil increases, consequently the inductive reactance of the coil increases. As a result, a larger fraction of the applied AC voltage appears across the inductor, जो भी हमने यहाँ पे बताया, leaving less voltage across the bulb, less voltage बचेगा across the bulb, therefore the glow of the bulb decreases, glow of the light bulb decreases। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो एजर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, एजर्शन इज करेक्ट नहीं, assertion is correct नहीं, assertion is correct नहीं, ऑप्शन फोर्थ assertion is incorrect and reason is correct, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे CRT 43 के 50 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 3 चैप्टर मतलब कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC अल्टरनेटिंग करंट, और EMW मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों चैप्टर का रिवीजन हमारा खत्म हुआ। हम पेपर दे चुके हैं। अब हमें नहीं लगता है कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाने वाला है या पूछा जा सकता है। तो हो गया हमारा ये चैप्टर, अब हमारा नेक्स्ट पेपर होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।